स्वागत है आप सभी का साका स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों के आधार पर लोकतंत्र की व्यवस्था। इसमें तीन होते हैं: एक दलीय लोकतंत्र व्यवस्था, द्विदलीय लोकतंत्र व्यवस्था और बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक दलीय लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, एक दलीय लोकतंत्र व्यवस्था, इसमें एक ही दल प्रमुख होता है, अर्थात कानूनी तौर पे कानूनी तौर और व्यवहार में सरकार को नियंत्रित और चलाने की अनुमति एक ही दल को होती है। एक ही दल होता है, एक ही दल प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक एक ही दल सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में एक ही दल प्रमुख होता है। हम कह सकते हैं सर नियंत्रित सरकार को नियंत्रित एवं चलाने की अनुमति एक ही दल को होती है। अन्य दलों के गठन पर प्रतिबंध होता है। यह व्यवस्था साम्यवादी देशों में देखने को मिलती है। यहाँ पर मतदाताओं के पास सरकार को चुनने का सिर्फ केवल एक ही विकल्प होता है, जिससे तानाशाही शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण, चीन, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। यानी एक दलीय व्यवस्था दल क्या है? जिसमें एक ही दल प्रमुख होता है, अन्य दलों के गठन पर प्रतिबंध होता है या प्रतिबंधित होते हैं। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से एक ही दल प्रमुख होता है, अर्थात कानूनी तौर पर एवं व्यवहारिक रूप में सरकार को नियंत्रित एवं चलाने की शक्ति एक ही दल के पास होती है। इसमें उदाहरण है चीन एवं उत्तर कोरिया। और भी काफी सारी देश हैं। और इसमें तानाशाही शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि, लिख देता हूं, तानाशाही शासन व्यवस्था को बढ़ावा, क्योंकि मतदाताओं के पास एक ही दल को चुनने का होता है और कोई विकल्प ही नहीं होता है मतदाताओं को चुनने का, एक ही दल। अब हम बात करते हैं द्विदलीय लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में। द्विदलीय व्यवस्था नाम से स्पष्ट ही हो रहा है, दो दल प्रमुख होते हैं। द्विदलीय लोकतंत्र व्यवस्था में दो दल प्रमुख होते हैं। इन्हीं दोनों दलों के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी इन्हीं दो दलों के बीच सत्ता बदलती रहती है। सत्ता इन्हीं दो दलों
के पास होती है, दो दलों में से किसी एक दल के पास होती है। अर्थात कहें सत्ता का हस्तांतरण इन्हीं दोनों दलों के बीच में बदलती रहती है। और मतदाताओं के पास दो विकल्प होते हैं, जिससे कि राजनीतिक परिदृश्य अपेक्षाकृत सरल होता है। इसका उदाहरण है यूके। यूके में दो पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। यूएसए है अमेरिका। अमेरिका में भी दो पार्टियां हैं, एक तो है डेमोक्रेटिव, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप इस पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक। अब हम बात करते हैं बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था के बारे में। द्विदलीय लोकतंत्र व्यवस्था में दो दल प्रमुख होते हैं, सत्ता का हस्तांतरण इन्हीं दो दलों के मध्य होता है, अर्थात सत्ता इन्हीं दो दलों के बीच बदलती रहती है। इसके उदाहरण है यूके और यूएसए। मतदाताओं के पास दो ही विकल्प होते हैं, जिससे कि राजनीतिक परिदृश्य अपेक्षाकृत सरल होता है बहुदलीय की तुलना में। अब हम बात करेंगे बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था के बाद। दो से अधिक दल होते हैं, अर्थात बहुदलीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारें, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो गठबंधन की सरकारें बनाई जाती हैं। स्पष्ट बहुमत न होने पर गठबंधन की सरकारें बनाई जाती हैं, या सरकारें बनाई जाती हैं, बनती है, बनाई जाती है। बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था में मतदाताओं के पास अधिक विकल्प होते हैं। मतदाताओं के पास अधिक विकल्प होते हैं। बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, या यूं कहें विविध प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न वर्गों, धर्मों, विचारधाराओं, हितों, का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर देती है।
इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं विविध प्रतिनिधित्व। इसका उदाहरण है भारत, फ्रांस, इजराइल भी है। भारत में इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया था कि भारत अपनी विशाल सामाजिक एवं भौगोलिक विविधताओं के कारण बहुदलीय लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया है। तो हमने पहले समझा एक दलीय व्यवस्था में एक दल प्रमुख होता है, द्विदलीय व्यवस्था में दो दल प्रमुख होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था में दो से अधिक दल होते हैं। अब हम बात करते हैं विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र की व्यवस्था। तो चलिए अब हम चलते हैं विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र की व्यवस्था। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र व्यवस्था या प्रणाली। जिसमें हम देखेंगे उदारवादी लोकतंत्र, फिर हम बात करेंगे साम्यवादी लोकतंत्र, फिर हम अंतिम देखेंगे समाजवादी लोकतंत्र। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र में विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता पर अधिक बल दिया जाता है। उदारवादी लोकतंत्र में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवादी लोक व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता पर अधिक बल दिया जाता है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। वो प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, वह अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अर्थात इसे सरकार का शासन का अधिकार होना चाहिए। वह अपने निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात शासन का अधिकार शासन का अधिकार होना चाहिए। उदारवादी लोकतंत्र में विशेष रूप से दो चीजों पर बल दिया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर अधिक बल दिया जाता है। उदारवादी लोकतंत्र में यह माना जाता है प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, वह अपने निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात शासन का अधिकार होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। उत्पत्ति 17वीं शताब्दी।
उदारवादी लोकतंत्र में सरकार की भूमिका सीमित होती है, जिससे व्यक्तियों को अपने फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार की भूमिका सीमित, लिख देता हूं, सरकार की भूमिका सीमित होती है, जिससे व्यक्ति अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है और सभी को कानूनों के समक्ष समान माना जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसका उदाहरण है अमेरिका। उदारवादी लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। अब हम बात करते हैं समाजवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र में 5 साल बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें चुनाव होते हैं, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत निर्णय, और सरकार उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती है, सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है। अब हम बात करते हैं साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था। साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी वर्गों समाज के लिए सब कुछ समाज के लिए साझा किया जाता है। साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था। इस व्यवस्था में सब कुछ समाज के लिए साझा साझा समाज के लिए सब कुछ साझा होता है। कोई निजी संपत्ति कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था में कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। इस व्यवस्था में सब कुछ समाज के लिए साझा किया जाता है। इसमें कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। सामूहिक लाभ होता है। सामूहिक लाभ होता है। सब कुछ समाज के लिए सामूहिक होता है। व्यक्तिगत मुनाफा नहीं होता है इसमें। सब कुछ समाज के सामूहिक हित के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत मुनाफे के लिए नहीं, मुनाफे या लाभ के लिए नहीं। साम्यवादी लोकतंत्र में एकल राजनीतिक व्यवस्था होती है, यानी एक ही दल होता है, यानी एक ही दल शासन करता है। सामूहिक स्वामित्व भी होता है इसमें। उदारवादी लोकतंत्र सामूहिक स्वामित्व का मतलब ये होता है, कोई कारखाना या उद्योग चल रहा है, कारखाने या दुकानें समाज के पास होंगे, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास। सामूहिक
स्वामित्व। समाज के लिए न कि किसी एक व्यक्ति के। जैसे कि कोई कारखाना, दुकानें इत्यादि चीजें होती हैं। साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था में वर्ग विहीन समाज होता है। वर्ग विहीन समाज। कोई अमीरी गरीबी नहीं होगा, बल्कि सभी बराबर होते हैं। वर्ग विहीन समाज। अमीरी गरीबी नहीं, सभी समान होते हैं। समान होंगे या बराबर। इसका उदाहरण है यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो अब हम बात करते हैं और चीन। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था। ये कोई एक गांव है। गांव में कोई खेत है। खेत। तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, बल्कि इसमें काम करने वाले सभी लोग एक साथ काम करते हैं। जो फसल जो फसलें होती हैं वह सभी में समान रूप से वितरित होती है। वितरित होती है अर्थात सभी को समान वेतन एवं सुविधाएं मिलती हैं। यानी कोई एक गांव है, यहाँ पर ये जो खेत हैं वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होंगे, वो सभी व्यक्तियों के होंगे। यानी उस जगह में सभी व्यक्ति होंगे उस क्षेत्र के। तो सभी लोग एक साथ काम करते हैं। जो फसलें पैदा होती हैं या फसलें जो उत्पादन होता है वह सभी को समान रूप से वितरित किया जाता है। अर्थात सभी को समान वेतन एवं सुविधाएं मिलती हैं साम्यवादी लोकतंत्र में। अब हम बात करते हैं समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र में सरकार एवं निजी दोनों का अस्तित्व होता है। यानी समाजवादी लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र में सरकार एवं निजी दोनों की भूमिका होती है। भूमिका होती है समाजवादी लोकतंत्र में।
समाजवादी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतंत्र व्यवस्था में लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। समाजवादी लोकतंत्र व्यवस्था में लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि सरकार सभी की भलाई सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित करती है या कोशिश करती है। इसमें क्या होता है, सामाजिक न्याय यानी गरीब लोगों के लिए अस्पताल, दवाइयाँ आदि सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर टैक्स लोगों से अधिक लेकर टैक्स अधिक लिया जाता है। टैक्स अधिक लिया जाता है ताकि उस टैक्स से योजनाएं चलाई जा सकें। अस्पताल, दवाइयाँ, सड़कें, यानी विकास पर, डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इस टैक्स के पैसे टैक्स अधिक लिया जाता है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होती है समाजवादी में, यानी सरकारी उद्योग भी होते हैं प्लस निजी उद्योग भी होते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। सरकारी उद्योग में आ गया रक्षा, स्पेस, परमाणु ऊर्जा। निजी क्षेत्र में तो काफी सारे हैं। इसका उदाहरण है समझ लो भारत में समाजवादी लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत में समाजवादी लोकतांत्रिक को अपनाया गया है। और समाजवादी लोकतंत्र में बहुदल को मान्यता दी जाती है। बहुदल को मान्यता। अब हम इन तीनों को एक कॉमन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र, साम्यवादी लोकतंत्र एवं समाजवादी लोकतंत्र को। तीन व्यक्ति हैं। उदारवादी लोकतंत्र में है वरुण, साम्यवादी लोकतंत्र में है अब हम इन तीनों को एक कॉमन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। उदारवादी लोकतंत्र, साम्यवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र। तीन व्यक्ति ले लेते हैं। अरुण हो गया, वरुण, तरुण। उदारवादी लोकतंत्र में वरुण अपनी दुकान खोलता है
दुकान खोल सकता है। उसे टैक्स देना होगा। और जो मुनाफा होगा वो वरुण को मिलेगा। अब साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है? साम्यवादी लोकतंत्र व्यवस्था में ये दुकान नहीं खोल सकता। दुकान नहीं खोल सकता। जो दुकानें होंगी वो सरकारी होंगी। मतलब वरुण सरकार की दुकान में काम करेगा। जो लाभ होगा वो सभी में समान रूप से वितरण किया जाएगा। जो लाभ या मुनाफा वह सभी में साझा या वितरित किया जाएगा। अब समाजवादी लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है? तरुण है, दुकान खोल सकता है, बदले में से टैक्स देना होगा। टैक्स की दर अधिक होती है। अधिक होती है, टैक्स अधिक देना होगा। और जो मुनाफा होगा तरुण का होगा। इस तरह हमने विचारधारा के आधार पर हमने लोकतंत्र समाप्त कर लिया। अब इसी में एक टॉपिक और है, उसको भी हम खत्म करते हैं। धर्मतंत्र। हम बात करते हैं धर्मतंत्र। शासन प्रणाली के प्रकार में अंतिम था अपना धर्म। धर्मतंत्र में क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था या प्रणाली जिसमें विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों का आधार कोई धर्म ग्रंथ होता है। अर्थात किसी राज्य का राजकीय धर्म। उदाहरण है इसका वैटिकन सिटी। सिटी धर्मतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था या प्रणाली जिसमें विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों का स्रोत धर्म ग्रंथ होता है। यानी धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग शासन किया जाता है। वैटिकन सिटी। तो हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है कि शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए जानकारी के लिए, और आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।